Good morning, sir. We all are present here to discuss about today's topic, privatization of public sector in India. I feel proud to tell you that Sri Ram Prakash sir is present with us as our mentor for guiding us. You are a very respected, talented IS officer of 2018 batch, Rajasthan cadre. Your graduation is from IIT Gandhinagar with mechanical engineering, and your optional was mathematics in UPSC. You have secured All India rank 162. So you are a real inspiration for all of us. It is the great fortune of all of us that we got an auspicious opportunity to get guidance and direction from you. I heartily welcome you, sir, on behalf of all the participants. A very warm welcome, sir. थैंक यू अंजलि। थैंक यू सर, हम लोग डिस्कशन शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वन बाय वन वो अपना व्यू पॉइंट इस टॉपिक पे रखना शुरू करें। जी, यस अंजलि, आपसे ही शुरू करें। जी सर, जैसे कि हम लोग का टॉपिक है आज का प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, इसका सर पहले से भी कई हिस्ट्री रहा है। 1991 में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो पीवी नरसिम्हा राव जो पावर में थे, तो फिर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लाया था, ये प्रोसेस लाया था कि प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज किया जाए और जो पब्लिक सेक्टर है उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया जाए। 1991 से 1992 तक जो है माइनॉरिटी स्टैक्स को बेचने का डिसीजन लिया गया। फिर ये प्रोसेस थोड़ा शिफ्ट हुआ 1999 से 2000 में। इसका जो बेसिस हुआ वो स्ट्रैटेजिक सेल। इसमें जैसे कि इसमें ये था कि टिल 1 ईयर तक कोई भी जो मजदूर थे, जो कंपनी के थे, उनको आप हटा नहीं सकते थे। उसके बाद फिर 2002 में प्राइवेटाइजेशन की व्याख्या की गई। इसमें उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य जो है वो उपलब्ध संसाधन का अधिकतम उपयोग करना है। पब्लिक सेक्टर हम लोग जानते हैं, पब्लिक सेक्टर की पहचान हम लोग के जो दिमाग में है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजियल इनएफिशिएंसी है। तो इस वजह से कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर की जो है इस समय अच्छी हालत नहीं है, थोड़ा बुरी हालत में है, और सरकार का घाटा, सरकार इस समय घाटे में जा रही है, तो उसे उभरने के लिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का वो लेकर आया है। इसका एम है पीएसयूज को अपडेट करना, मॉडरेट करना, रोजगार बढ़ाना, नई संपत्तियों को क्रिएट करना और घाटे से बचना। प्राइवेटाइजेशन को अचीव करने के लिए दो तरीके से उन्होंने प्रोसेस है इसमें। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को बढ़ाना, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को कम करना एंड ऐसे क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन को जो कि बाहर थे अभी तक, वो उनमें जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, इन सारी चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया था, तो अब उन सारी चीज़ों में भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। इन्होंने 5 पीएससीज को जो है उसमें अपने सेल्स को बेचने के लिए बात कही है, जैसे कि बीपीसीएल है, एससीआई है, कॉनकॉर है, टीएचडीसीआईएल एंड ईईपीसीओ। इसमें सब में अपने कुछ सेल्स को उन्होंने बेचने की बात की है। जैसे बीपीसीएल जो है हमारी भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो इसमें नियर अबाउट 53.29% अपने शेयर्स को बेचने की बात की है। एससीआई में 63.75% शेयर्स बेचने की बात कही है। कॉनकॉर में 30.8% ऐसे उन्होंने रखा है।
तो इसमें अच्छी बात है ये प्राइवेटाइजेशन। इसमें कई सारे क्रिटिसिज्म भी किए जा रहे हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी होने की कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपकी परफॉर्मेंस इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी। उन्होंने अपने घाटे को, अपने ऋण को कम करने के लिए ये प्रोसेस किया है। इसमें ऐसा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ऐसा होगा कि प्रॉफिट जो पब्लिक का प्रॉफिट है, जो पब्लिक का हित है हर चीज़, उसको इग्नोर किया जाएगा। इसमें सिर्फ प्रॉफिट लोग कमाना चाहेंगे और जो भी अर्न होगा वो केवल मालिक को होगा, जो भी कंपनी के होंगे। और इसमें जो है बाहर से भी दूसरे कंट्रीज से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारी अर्निंग से, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, उसका वो लाभ उठाएंगे और लाभ उठाने के बाद अर्निंग्स वो अपने इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। तो इससे हमारे रिसोर्सेज से वो इकोनॉमी अपनी बढ़ाएंगे। तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। एंड जैसे कुछ एरियाज हैं जैसे डिफेंस हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम है, पावर है, तो इन सारी चीज़ों पे मुझे नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज बाहर अपने रिसोर्सेज को बाहर के लोगों को यूज़ करने के लिए आप अलाउ कर रहे हैं। कुछ हैं जैसे रेलवेज हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसमें प्राइवेटाइजेशन ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा हार्म भी हो सकता है, क्योंकि जैसे रेलवेज में आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो वो लोग टिकट्स को हाई कर सकते हैं, टिकट महंगे टिकट्स बेचेंगे। और स्कूल में भी ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो फीस हाई कर देंगे, तो जो गरीब लोग हैं उन लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाएगी, उन लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। हॉस्पिटल्स हैं तो वो लोग दवाएं महंगी कर देंगे। ये सारी सुविधा जो है वो प्राइवेट में थोड़ा सा हार्मफुल हो सकती है। बाकी अगर अच्छे से प्रोसेस हो जाता है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अभी पूरी लिस्ट आएगी कि सारे एकदम से प्राइवेटाइजेशन नहीं जरूरी है। कुछ गवर्नमेंट के उसमें होना चाहिए, कुछ पब्लिक सेक्टर के होने चाहिए, और बाकी ठीक है। रोजगार भी बढ़ेगा तो इससे इंडस्ट्रीज वगैरह में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, जैसे लोग खोल सकते हैं इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सारे लोग आएंगे इसमें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, यू आर म्यूट। थैंक यू अंजलि। मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना व्यू पॉइंट रखें। यस, कौन? सुब्रत रखेंगे, खुशी रखेंगे, कौन रखेगा अपना व्यू पॉइंट? प्रतिभा? यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर। यस यस, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपकी वॉइस आ रही है, बोलिए। ओके सर। सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि निजीकरण है क्या। तो निजीकरण एक व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के राज्य से निजी क्षेत्र, निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। और सर एडवर्स कहते हैं कि द इकोनॉमिस्ट ने 1930 में दशक में नाजी जर्मन आर्थिक नीति को कवर करने के लिए इस शब्द को गढ़ा था। और ये जो निजीकरण लागू किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये एक अच्छी प्रक्रिया भी है, लेकिन इसके कुछ लॉसेस भी हैं। जैसे बेनिफिट्स हैं तो लॉस भी हैं, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। तो आप ये तो नहीं है कि हम निगेटिव पॉइंट्स को देख के ही आगे बढ़ेंगे, हमको पॉजिटिव देख के बढ़ना है। और सर गिरने के डर से हम चलना तो छोड़ नहीं देंगे ना, तो इस वजह से तो हमको पॉजिटिव देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जब ये प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण जो लागू हो रहा है, इससे जो है मिडिल क्लास या मतलब निम्न वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा ही है कि वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर रेलवे पे है तो वो टिकट महंगी कर रहे हैं, और जो है स्कूल्स में है तो जो है वो फीस महंगी कर रहे हैं। और इसी में सर मैं निजीकरण की 4 विधियां बताना चाहूंगी, जो कि है शेयर इशू निजीकरण, SIP, स्टॉक बाजार में शेयर बेचकर, और दूसरा है संपत्ति बिक्री निजीकरण,
आमतौर से नीलामी द्वारा या मॉडल के द्वारा एक सामरिक निवेशक को संपूर्ण संगठन बेचकर होता है। और थर्ड नंबर निजीकरण वाउचर, प्रायः स्वामित्व के शेयर सभी नागरिकों को मुक्त या मुफ्त कम कीमत पर वितरित करके। फोर्थ पॉइंट है नीचे से निजीकरण, पूर्व समाजवादी देशों में नए निजी कारोबार की शुरुआत द्वारा। तो वो हर जगह तो लागू कर रहा है, लेकिन इन विधियों के द्वारा ही वो धीरे धीरे अपने आप को मतलब कि पब्लिक सेक्टर में कम इनटू इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे सर मानना यह है कि कुछ सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को मुख्य रूप से सरकार के हाथों में नहीं देना चाहिए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की उन तक पहुंच हो सके, जैसे कानून प्रवर्तन है, बुनियादी स्वास्थ्य है तथा बुनियादी शिक्षा है। इसी तरह कुछ निजी वस्तुओं और सेवाओं को निजी क्षेत्र के हाथों में रहना चाहिए। और सर जो है जैसे कि निजीकरण लागू हो गया है, तो जैसे अमेरिका में लागू हुआ है, तो वहाँ पर फीस क्या है, हायर एजुकेशन की बहुत ही महंगी कर दी गई है। जो हम सर गांव के लोग वगैरह वगैरह हैं, तो उनको तो बहुत ही ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी उससे आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे कि सर मेरा सवाल ये, और सर जैसे निजीकरण के बाद है तो प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं वहां पर होता है क्या कि टीचर्स का कोई परफॉर्मेंस नहीं होता है अच्छा, लेकिन उनकी सैलरी हाई होती है। और जब उस पर कोई अपना खुद का निजी काम करेगा तो वो अच्छे से करेगा। जैसे कि हमसे स्वयं के लिए हमसे कोई कार्य कहा जाता है तो हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं। उसी प्रकार से जब वो कोई संस्था किसी के अपने हाथों में जाएगी तो उसे एकदम अच्छे से और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। हाँ, ये अलग की बात है कि वो अपना सिर्फ बेनिफिट देखेंगे और ना कि पब्लिक का उनकी फीलिंग्स क्या, उनको कंफर्ट हो रहा है या क्या है, उनको इससे मतलब नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट्स ही देखेंगी। तो अब जैसे कि अब यहाँ पर होता क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में अच्छा टीचर्स परफॉर्म करते हैं और वो सैलरी वगैरह भी उनकी कम होती है। और प्राइमरी स्कूल्स में क्या होता है कि सैलरी बहुत हाई होती है लेकिन उनका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं होता है। तो जो है अब क्या होगा कि जो इनका कार्य करने की क्षमता हाई, उनकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी धीरे धीरे। क्योंकि जब हम 60,000 दे करके एक व्यक्ति को हायर करते हैं, वो एक काम तो एक ही करेगा ना। वो तो है नहीं कि वो 3 लोगों का काम कर लेगा, लेकिन जब हम उनको 20-20 हजार में 3 लोगों को हायर करेंगे तो काम की स्पीड बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनकी सैलरी तब उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी, ना कि उनकी जॉब लग गई है तो बस अब उनकी सैलरी कंफर्म हो गई है। ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जिन स्कूलों में बर्बादी और मेरा सवाल ये है सर कि जो है कि वर्तमान की केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार तमाम सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, इन सब से प्रतीत होता है कि सार्वजनिक सेवाओं को चलाने के लिए सरकार पूरी तरह से सफल नहीं है, तभी वह सरकार संस्थाओं का निजीकरण कर रही है। सर ये तो शायद ही सही है कि क्योंकि जो है जैसे जैसे वो निजीकरण कर रही है तो इसमें तो यही लग रहा है कि वो शायद इसको चलाने में सक्षम नहीं है या अपने आप को अच्छा नहीं समझ रही है। और वो कोशिश तो कर रही है हमारे लिए ही कहीं ना कहीं, तो फिर सर सही है निजीकरण लगाना उनका। थैंक यू सर। थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज अपना व्यू पॉइंट रखें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड एम आई मॉर्निंग। ऑडिबल सर? यस यस प्लीज। सर सबसे पहले मैं अगर बात करूं प्राइवेटाइजेशन की, तो इसकी शुरुआत 1991 में मनमोहन सिंह जी के वित्त मंत्री रहते न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था, जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन के कारण यानी कि उस समय चौधरी देवीलाल जी ने कर्ज माफ जो किया था, तो इससे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। तो उस समय ये पहले प्राइवेटाइजेशन को मनमोहन सिंह के रहते लाया गया, तो जिससे कि हमारे भारत के मतलब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा सुधरे। तो उस समय बहुत सारे कंपनी अधिकतर के पूरे राष्ट्रीयकृत कंपनी थी, तो प्राइवेटाइज उनको किया गया, तो इससे बेनिफिट हुआ। बट अगर अभी हम बात करें जैसे कि ओएनजीसी को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, तो वो तो सर गैस, नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम, ये सब तो पूरे इंडिया का है, तो पूरे यहाँ पर प्राइवेट अगर होता है तो फिर इसको लोग प्राइवेट कंपनियां सोचेंगी कि वो उनका प्रॉफिट मोटिव होगा, और वहाँ पर कंपटीशन भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है। वो टोटली वहाँ पर मोनोपोली हो जाएगा, जिससे कि आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और मोनोपोली इसलिए क्रिएट होगा कि वहाँ पर कोई एमएसएम यानी कि लघु
लघु व मध्यम उद्योग वाले वहां पर, या फिर कोई जनरल आदमी वहां पर कुछ कर नहीं सकता। जिसके पास पहले से बहुत ज्यादा पैसा है वही वहां पर कंपटीशन कर सकता है। तो वहां पर वो ऐसा भी है कि आजकल मतलब कि नेताओं को मतलब कि वहां भी भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा, क्योंकि मोनोपोली है। जैसे कि अभी हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो वहां पर पहले तो जैसे छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां थी। अभी अभी हम बात करें तो 3 मुख्य कंपनियां हैं। तो वहां पर भी एक प्रकार से मोनोपोली है, यानी कि सभी अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं और फिर हम लोगों को झेलना पड़ता है जो भी डेटा वगैरह के खर्च होते हैं। फिर वही रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे को प्राइवेटाइज करना ठीक है, बहुत हद तक माना जाता है कि वहां पर प्राइवेटाइज 5% ही किया जाएगा, कि वहां पर रख रखाव जो हो रहा है उस चीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा, साफ सफाई, टिकटिंग, लेकिन कर्मचारी सरकारी ही रहेंगे। लेकिन वहां पर ऐसा देखा गया है कि अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो वहां पर रेलवे प्राइवेटाइज करने से फेल्योर हो गया। जापान में कड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो वहां पर अच्छा वहां पर मतलब कि सक्सेसफुल रहा प्राइवेटाइज करना। तो इस प्रकार से रेलवे प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन उतना अच्छा नहीं है यहाँ पर, खासकर इंडिया के लिए। यहाँ पर वो जैसे कि कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। 16 अकॉर्डिंग टू मतलब कि गवर्नमेंट, जो भी मतलब मैंने पढ़ा कि वहां पर 16 कोचेज होंगे तो सारे एसी होंगे। तो एसी का जैसे कि हम लोग स्लीपर का भी आम जनता वहन नहीं कर पाती है, जनरल में जाते हैं लोग। तो फिर तो वहां पर एसी के कैसे वहन किए जाएंगे पैसे। फिर वही हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज करना वो लोग उचित मानते हैं कि हाँ इससे क्वालिटी एजुकेशन डेवलप होगा। बट क्वालिटी एजुकेशन कैसे डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल से माना जाता है कि यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ नाम होता है, पढ़ते ट्यूशन से हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सरकार की तो सरकार सोचती है कि हम प्राइवेटाइज करने के बाद इसमें से फायदा होगा कि क्वालिटी एजुकेशन डेवलप होगा। बट सरकार को चाहिए कि यहाँ पर वन नेशन है तो वन एजुकेशन भी होना चाहिए सबके लिए। और फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, तो जैसे कि अभी यहाँ पर मैं गांव में हूँ तो बिजली यहाँ पर देखता हूँ कि गरीब जो है उनके वहां पर बिजली बिल उतने ही आते हैं लगभग जितना अमीर के यहाँ आता है। अमीर इंडक्शन कुकर वगैरह या फिर फैन वगैरह मोटर वगैरह सारे यूज करते हैं, उनके यहाँ 2 बल्ब भी जलते हैं या फिर एक फैन गरीब के यहाँ। बट वे यूज करते हैं ज्यादा, तो 30-40 रुपए का ज्यादा डिफरेंस आता है यहाँ पर सरकारी चीज में। तो उस चीज को मैं सोचता हूँ प्राइवेटाइज ना किया जाए, उसको उसको सरकार अपने कंट्रोल में कड़े रेगुलेशंस के तहत उसको मतलब कि अपने हिसाब से काम करे वहां पर। थैंक यू सर। थैंक मेरा यू। मानना यही है कि हाँ, Yes. मेरा मानना यही है कि प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से सही नहीं है, हर सेक्टर्स में सही नहीं है। थैंक यू सुब्रत, तो मैं थैंक यू। प्राइवेट के अगेंस्ट हूँ। थैंक यू सर। अर्शिता, अब आप अपना भी पॉइंट रखें। Yes, yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। So, firstly, I would like to introduce what is privatization. Privatization is like the transfer of business and ownership to the government. Uh, uh, Government do privatization to get rid of the debts. Debt के लिए ही privatization और losses के लिए government privatize करती है. The main motive about behind privatization. अगर हम दोनों सेक्टर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात करें सर, तो the main motive behind both the sector is profit making, but the expenditure is different. In private sectors, the profit making expenditure जो लगाएंगे वो सिर्फ अपने own benefit के लिए लगाएंगे, but on the other side अगर पब्लिक सेक्टर में कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और नेशन के लिए जाता है, चाहे वो कोई भी कंट्री के लिए, चाहे वो कोई कंट्री में ही उसका प्रॉफिट हुआ हो। और ऑन दैट बेसिस सर पब्लिक सेक्टर जो होता है यूज कॉमन पीपल के लिए बेनिफिट के लिए करता है, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बिजनेस मेकिंग के लिए ही उसका मेन मोटिव होता है। और सर प्राइवेट
अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें लाइक अमेरिका, वहाँ पे उन्होंने पब्लिक सेक्टर, जो अमेरिकन स्कूल सिस्टम की बात करें, उन्होंने पूरा प्राइवेटाइज कर दिया था। दे थिंक दैट प्राइवेटाइजेशन कैन ओन बेटर। तो वहाँ पे प्राइवेट अमेरिकन स्कूल सिस्टम की जो फीस है वो बहुत ही हाई हो गई, जिसे मिडिल क्लास और जो कॉमन पीपल है वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन उन सिस्टम्स में तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए जहाँ पे नेशन, जहाँ पे चिल्ड्रंस का या फिर कोई हेल्थ इशू सेंटर की बात हो, तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं लाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का मेन प्लस पॉइंट होता है कि फ्री इकोनॉमी मार्केट होता है, कि कोई भी बाहर की कंपनीज आएगी और सेटअप करेगी और compete करेगी जिससे हम ग्लोबल मार्केट में compete अच्छा कर पाए। बट ऐसा नहीं होता है सर, कि अगर जो बाहर वाली जो कंपनीज आती है वो मोनोपोली सेटअप कर देती है, मीन्स एक कंपनी ही ज्यादा प्रायर रहती है और बाकी जो कंपनीज होती है वो डाउन हो जाती है, जिससे कि जो मोनोपोली कंपनी होती है वो जो प्राइस सेटअप करती है उसे कस्टमर को देना पड़ता है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है सर। और सेक्टर और हमारे कंपनीज की बात करें लाइक भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, अगर उनको हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे तो वो तो बैकबोन कंपनीज है हमारी। मीन्स अगर कोई भी नॉर्मल पीपल जो है वो इंडिया का वो इसको ओन नहीं कर सकता है, वही लोग खरीदेंगे जो कि हाई क्लास पीपल्स हो और जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हो। तो दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ आवर इंडिया। अगर हम इनको सेल कर देंगे तो वी डजंट हैव एनी बैकबोन ऑफ आवर सिस्टम। तो भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल को सेल करना इज नॉट अ गुड आइडिया, व्हाट आई थिंक इज। और सर रही बात पब्लिक सेक्टर की एक डिसएडवांटेज की, कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं बहुत ही लेजी होते हैं, एफिशिएंट नहीं होते एज कम्पेयर टू हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज होते हैं। उसमें गवर्नमेंट को लॉज सेटअप करना चाहिए और बहुत ही रिजिड लॉज लगाना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज जो है वहाँ के प्राइवेट कंपनीज जैसे ही एम्प्लॉयज के साथ compete कर पाए। और गवर्नमेंट को अपने डेब्ट्स और लॉसेस से गेट रेड होने के बजाय ये लॉज लगाने चाहिए, जिससे कि पब्लिक सेक्टर ही मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत सारा जो मेन आता है एक्सपेंडिचर वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर से आता है, प्राइवेट सेक्टर से नहीं आता। थैंक यू सर। थैंक यू अर्शिता, थैंक यू। खुशी वर्मा, आप कुछ अपना व्यू पॉइंट रखना चाहेंगी? यस सर, सॉरी सर, नेटवर्क इशू की वजह से मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था फिर से। सर मैं इन सब की जिन्होंने जितना भी कहा है इसके निजीकरण के बारे में, मैं सबसे सहमत हूँ। मैं भी अपनी कुछ बात रखना चाहूंगी कि जो निजीकरण है ये एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इसका हर एक सेक्टर में, हर एक चीज में निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। जैसे बाजार की विफलता हुई या प्राकृतिक एकाधिकार, ये सब समस्याजनक हो सकते हैं। हमारे भारत में बहुत 70% लोग केवल इसलिए कमाते हैं, केवल अपनी जीविका चलाने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो इससे जो महंगाई जो होगी, उसमें महंगाई में वृद्धि होगी, इस सबसे उनकी आर्थिक स्थिति से उनके जीवन पर बड़ा इफेक्ट होगा। और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और न्याय की संकल्पना दी गई है, उसके तौर पर निजीकरण के पश्चात कंपनियों की जो संपत्ति होगी उसका प्रयोग के लिए ये इसका नेगेटिव इशू है एक। और उसमें है निजीकरण जहाँ तक एक तरफ सीमित मात्रा में लोगों को लाभ और वहीं उसी मात्रा से अधिक मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है। हेलो यस यस, हेलो सर, हाँ वॉइस आ रही है आपकी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए।
यस खुशी, आपकी वॉइस आ रही है, बोलिए प्लीज। यस सर। और इसमें निजीकरण के पश्चात, इसके बाद कंपनियों का निजीकरण के पश्चात, हेलो, हाँ वॉइस आ रही है, बोलिए। ओके सर। इसमें और भी है कि निजीकरण के पश्चात कंपनियों का तेजी से अंतरराष्ट्रीयकरण होगा, जिसका दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसलिए निजीकरण को अर्थव्यवस्था की वर्तमान जो सारी समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की भारत में, उसका एकमात्र उपाय नहीं माना जा सकता है। सरकार को इस कदम के साथ साथ, निजीकरण के साथ साथ सामाजिक और सार्वजनिक हितों पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे भारत संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य को, जो प्रस्तावना का उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने हेतु एक सकारात्मक कदम उठाया जा सके। निजीकरण का प्रयोग राजस्व घाटे से निपटने के बजाय अगर संरचनात्मक या उसकी भौतिक प्रदर्शन को सुधारने हेतु किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और सरकार के पास इस समय जो वित्तीय समस्या हो रही है, वित्तीय समस्या उत्पन्न होने के कारण ही सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा नई नई तकनीकी और बदलते परिवेश के अनुसार उत्पादन क्षमता कम होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं हो पाएगी। वैश्विक स्तर एवं जो राज्य स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले और वस्तुओं की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का सीमित मात्रा में निजीकरण होना भी आवश्यक है। परंतु यदि सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों के उपक्रमों तथा औद्योगिक इकाइयों को सुचारू रूप से संचालन नहीं किया जाता है, तो निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था को अपने लाभ अथवा हानि के अनुसार संचालित करेंगे, जिसका दुष्परिणाम यह होगा कि बेरोजगारी, महंगाई, मनमानापन आदि में बढ़ोतरी होगी। अतः इसलिए सरकार को निजी क्षेत्रों के इक्विलिब्रियम संचालन हेतु एक रेगुलेटरी बोर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए, जो निजी क्षेत्र के लाभ के साथ साथ भारतीय उपभोक्ताओं को एवं अर्थव्यवस्था में समन्वय बनाते हुए देश के विकास में योगदान दे सके। जहां तक मेरा मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण होना राज्य सरकार के लिए, हमारे भारत सरकार के लिए आय बढ़त का एक स्रोत हो सकता है, जिससे शायद हमारे देश की वृद्धि हो, हमारे देश का विकास हो। लेकिन सार्वजनिक स्थल का निजीकरण, उसके निजीकरण का कोई दुष्प्रभाव आम जनता पर ना पड़े। जैसे जो लोग रोजगार परक हैं, व्यवसाय से हैं, क्रियाशील हैं, शायद उन पर निजीकरण का कोई विशेष दुष्प्रभाव ना पड़े, उन पर कोई इतना इफेक्ट ना हो। लेकिन जो हमारे भारत में, अभी हमारा भारत इतना विकसित नहीं हुआ है, अभी वहाँ की 70% जनसंख्या केवल अपने उसको केवल अपना दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कमाती है। जो विशेषकर बेरोजगार हैं या मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन पर निजीकरण का बहुत विशेष दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे महंगाई बढ़ने से आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी उनकी, और उनके बच्चों में आर्थिक स्थिति कम होने के कारण शिक्षा का अत्यधिक अभाव होगा, ये हो सकता है। अतः सरकार को जो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे जो बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनके लिए कुछ विशेष कार्य करना चाहिए, जिससे उनकी आय वृद्धि हो, का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो अशिक्षित या कम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनके लिए एक रोजगार परक प्रशिक्षण दे करके रोजगार प्रदान कराना चाहिए। जैसे बहुत से क्षेत्र हैं जो सरकार संचालित करती थी, जैसे अभी मत्स्य पालन हुआ, कृषि पालन, ऐसे बहुत सी है नीतियां भी लागू करते रहते सरकार, जिसमें रोजगार के बहुत सारे अवसर होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास रोजगार नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पहले सरकार को ऐसे काम करने चाहिए जिससे उनको रोजगार मिल सके। वो अपना उनके ऊपर, उनके जीवन पर या उनके बच्चों पर इस निजीकरण का कोई ऐसा इफेक्ट ना हो। वो इस माहौल में भी खुद को मतलब इस माहौल में खुद का लेवल बना
सॉरी सर याद नहीं आ रहा है इसमें। तो और इसमें रोजगार जो रोजगार दिया जाना चाहिए, फिर उसमें जो वो लोग काम करे उसका बीच बीच में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। जैसे ब्लॉक वगैरह में है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, इन लोगों द्वारा बीच बीच में सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि हाँ क्या वो अपने वर्क को उस जिस तरह हम प्रशिक्षण दिए हैं उस अकॉर्डिंग वो कर पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है, कोई भ्रष्टाचार ना हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस निजीकरण को लागू करना चाहिए। और जैसे भी रेलवे के निजीकरण के बारे में कुछ लोगों ने बोला, तो हाँ ये बात तो सही, ये बात सच है कि निजीकरण के बाद यात्रियों की सुविधा में काफी मुनाफा होगा और यात्रा भी आसान हो जाएगी। लेकिन ये सब कैसे संभव, ये सब रेल किराए की कीमत पर ही संभव हो सकेगा। महंगाई होगी, किराए में बढ़त होगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। इसलिए यह जरूरी है कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए। इस कदम को उठाने से पहले एक व्यापक सार्वजनिक चर्चा हो और भारत सरकार का कोई भी उपक्रम हो, चाहे वह बैंकिंग हो, पावर सेक्टर हो या दूरसंचार, इसके बारे में ना तो ज्यादा लोग भी जानते हैं और ना ही ज्यादा लोग इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। इससे वे उनके निजीकरण हो या विलय हो आदि की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे जो है से लोगों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, लोग इसे अपनी संपत्ति मानते हैं। इसलिए रेलवे का निजीकरण निजी हाथों में जाने पर लोगों पर बहुत मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। तो इससे कुछ हानियां भी हैं और कुछ लाभ भी हैं। तो पहले मेरा मानना है कि लोगों की, जो हमारी गरीब जनता है, उन सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सबको देखते हुए कि निजीकरण या किसी ऐसे मुद्दे पर विचार किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सर। थैंक यू खुशी। सेकंड राउंड में कोई पार्टिसिपेंट अगर किसी दूसरे पार्टिसिपेंट से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मेरे ख्याल शायद किसी को कुछ पूछना नहीं है, दूसरे से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो अपना फीडबैक दें स्टूडेंट्स के बारे में। थैंक यू। जैसे कि आप लोग जिस एज में हैं, मुझे लगता है कि 18, 19, 20 साल की आप लोगों की उम्र है, तो इस हिसाब से आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक पे जो कि मतलब बहुत आसान नहीं है, आप लोगों ने मतलब काफी अच्छे से इसको पढ़ाई की है। और जब मैं आपकी उम्र का था, जब 20-21 साल का था, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मतलब यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं या फिर क्या क्या पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप लोग इतने पहले से स्टार्ट किए हैं इतने कम एज में, तो मुझे लगता है एक अच्छी सोच है और अच्छी एक रणनीति है कि आपने पहले से रास्ता चुन लिया है कि हमें तो यूपीएससी ही करना है, हमें आईएएस ही बनना है या पीसीएस में ही जाना है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं कुछ बेसिक चीजों पर पहले बातचीत करूंगा कि जैसे फीडबैक में 3 एस्पेक्ट दिए थे कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और नॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 स्टेज होते हैं इस एग्जामिनेशन के। पहले होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस एग्जामिनेशन जो कि सब्जेक्टिव होता है, और फिर होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसका एम होता है कि आपकी पर्सनालिटी को जज करना या आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, उस चीज को जानना है, समझना। इसमें नॉलेज का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन उस नॉलेज को, जो आपका कंटेंट है, उसको आप कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे अपनी बात को समझाते हैं। तो उस हिसाब से मैं आप सभी जो 6 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फीडबैक देना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे कि वैसे तो ऑनलाइन सेशन है, लेकिन इसमें भी जो बेसिक चीजें होती है ना कि आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि आप जैसे कंप्यूटर से बोल रहे हैं, तो वही आपके सामने वो इंटरव्यूअर है, आप उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। तो आई कांटेक्ट उनसे हमेशा बनाए रखिए। ऐसे साइड में नहीं देखिए कि कहीं भी देख रहे हैं, कभी इधर हिल रहे कभी उधर हिल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कि जो आप बोल रहे हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखना चाहिए कि मैं दिल से बोल रहा हूँ, मतलब मेरी यही सोच है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना था इसलिए बोल दिया। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने स्पीड काफी सही थी, 1-2 लोगों को छोड़ के थोड़ा सा, अदरवाइज स्पीड काफी आप लोगों की अच्छी थी, जो कि एक पॉजिटिव बात है। हमेशा ही ये ध्यान रखिए कि एक
ऐसी स्पीड में ही बोलिए जिसमें कि सामने वाला काफी आराम से समझ सके, उसको मतलब डबल एफर्ट ना लगाना पड़े कि आपने क्या बोला, या आपके शब्द ऐसे हो जो कि एक समझ ना पाए। हमेशा जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसका अगर प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होगा, चाहे वो आपकी लैंग्वेज हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तीसरा, आप में से एक दो लोगों को छोड़ के थोड़ा सा स्माइल की दिक्कत थी। स्माइल ज्यादा नहीं होना चाहिए बट हल्का सा होना चाहिए, मतलब कि आपको ऐसा ना लगे इंटरव्यूअर आपको देख के कि वो आप डिसइंटरेस्टेड से लग रहे हैं, मतलब आप बातचीत करना ही नहीं चाहते, आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं करना चाहते। तो थोड़ा सा हल्का सा स्माइल होना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए बट हल्का सा स्माइल होना चाहिए। बाकी कुछ दूसरी चीजें हैं, जैसे कि डिबेट और डिस्कशन में थोड़ा सा अंतर होता है। डिबेट में क्या होता है कि हम एक पक्ष को ले लेते हैं और मतलब हम या तो उसके बिहाफ पे बोलते हैं या उसके हम अगेंस्ट में बोलते हैं। तो इसमें हमारा एजेंडा बहुत क्लियर होता है कि हमें अगर अगेंस्ट में बोलना है तो हम वो सारी बातें कहेंगे जो कि उसके अगेंस्ट में है, अगर उसके पक्ष में बोलना है तो हम वो सारी बातें कहेंगे जो उस चीज को फेवर करती है। जैसे कि यहाँ पे डिबेट हो सकता था कि मतलब प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी डिस्कशन जो होता है उसमें एक बड़ी बात होती है कंटिन्यूटी होती है। जैसे कि अगर पहले स्पीकर ने बोला तो उसको ये यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। तो स्टार्ट ऐसे करना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी प्राइवेटाइजेशन की, या फिर पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। फिर जो अगले स्पीकर हैं वो उनको कैरी ऑन करना चाहिए कि इसके बाद डिटेल में जा सकते हैं या फिर किसी और एस्पेक्ट को छू सकते हैं। तो डिस्कशन इस फॉर्मेट में होता है, जबकि डिबेट होता है कि आपके पास जो जो भी पॉइंट्स हैं मतलब काइंड ऑफ उसको आप अपने फेवर में है तो बस उसको बोलते जाइए। तो डिस्कशन में कंटिन्यूटी या फ्लो का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से जैसे डिबेट के नाम से है शायद इसलिए आप लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं गया होगा, बट हमेशा होना चाहिए कि जैसे आपके पहले वाले स्पीकर ने जो बोला उसमें से आप कुछ लेते हुए ऐसी चीज पकड़ते हुए फिर उसमें आगे आप करें। बाकी जैसे एक सुब्रत कुमार जी थे तो वो थोड़ा सा एक्टिविस्ट की तरह या फिर एक नेता की तरह बोल रहे थे। कहने का मतलब है कि अब जैसे मनमोहन सिंह जी बोलना है तो ये थोड़ा सा शोभा नहीं देता। आप उनको या तो श्रीमान मनमोहन सिंह जी बोलिए या तो फिर ऑनरेबल बोलिए, कुछ ऐसा चीज बोलिए जो कि मतलब आप एक अधिकारी की तरह आपका लगे कि आपका अप्रोच है। ऐसे ही दूसरी एक दो जगह और था, नेताओं को ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर ना करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जैसे आप अपने पिताजी को आदर देते हैं तो ऐसे मानिए कि जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपसे मतलब 30-35 साल बड़ा होगा, वो रिटायर्ड होगा, तो उनको ऐसे मानिए कि एक्टिविस्ट की तरह बिल्कुल मत बोलिए कि देश में बहुत बुरा हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे वाला लैंग्वेज ना बिल्कुल शोभा नहीं देता। बाकी कुछ इंडिविजुअल फीडबैक भी दूंगा, जैसे कि हम अधिकतर जैसे अब डिस्कशन है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, तो आप लोगों को एक चीज ऐसे करना चाहिए था कि क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है 3 या 4 मिनट 5 मिनट, तो आपको उसके एक एस्पेक्ट को चूज कर उस पर थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए था कि मान लीजिए आप एम्प्लॉयमेंट चूज कर रहे हैं या फिर एफडीआई चूज कर रहे हैं या फिर उसका हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उस पर उसका क्या प्रभाव है, दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा ज्यादा बातचीत कर पाते हो उस पर। बाकी अगर जैसे आप ऊपर से अलग अलग चीजें टच करेंगे, 2 लाइन इस पे बोल देंगे 2 लाइन उस पे, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि वो फिर आप दूसरों को वो बात अपनी समझा नहीं पाएंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसमें यही रहेगा मेरा सुझाव कि एक एस्पेक्ट को आप थोड़ा सा टच कीजिए और उसको थोड़ा सा डिटेल में जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने जवाब दे दिया और उस पर फर्दर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाएगी कि आपने अगर मान लीजिए बोल दिया कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सही नहीं है, तो आपके इस बोलने के बाद वो जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप जस्टिफाई कीजिए, मतलब ऐसा क्यों है। तो इसलिए मतलब ये बेहतर होगा कि आप उसी टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल में जाएं। और थोड़ा सा एक और चीज था कि बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों ने वैसे तो अलग अलग लोगों ने काफी एरिया कवर कर लिए, बट फिर भी मतलब कुछ एरियाज मतलब रह गए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये मतलब बहुत ही सबसे जो बेसिक चीजें होती है ना कि इसका एम्प्लॉयमेंट
पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो चीजें थोड़ा सा डिटेल में आप लोग डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि डायरेक्टली जैसे जो हमसे रिलेटेड होती है उसके बारे में हम ज्यादा सोच सकते हैं। और एक दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो एक जैसे मान के चलिए कि एक आम आदमी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको समझाना है कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, आप एक ऐसे आदमी को क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको मतलब समझ नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, या अगर उसको आपने ये चीज समझा दिया अपने मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में या कैसे करके, तो यानी आप वो चीज बहुत अच्छे से समझ गए हैं, मेरा ये मानना है। तो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने से बेहतर है कि अगर हम आम भाषा में ऐसा मतलब रिटन में भी होता है और इंटरव्यू में भी, कि अगर आम भाषा में आप वो चीज उनको समझा पा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हम मोस्टली बड़े शहरों से आते हैं, लेकिन जो हम डील करते हैं जिनसे, वो छोटे शहरों के लोग या ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं। तो उनको अगर आप हम और आप नहीं समझा पाए तो हम मतलब एक आईएएस या पीसीएस अधिकारी बन के बहुत मतलब ज्यादा मुझे नहीं लगता हम सक्सेसफुल या अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे कोई बात समझाने की बात हुई तो उसको जितना सरल शब्दों में आप समझा सकते हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे पहले स्पीकर ने थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा सा गड़बड़ कर दी कि उन्होंने डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं किया, जबकि अंजलि जी ने पहले निजीकरण क्या होता है ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने डेफिनेशन पे फोकस किया। तो अगर वहां से स्टार्ट किया होता तो थोड़ा सा जो फ्लो होता वो बन जाता और आगे वाले स्पीकर भी मे भी उसको कैरी ऑन करते। बाकी आप जैसे कि इतने कम एज में हैं तो मुझे तो बहुत मतलब भरोसा है कि आप लोग मतलब सारे लोग एग्जाम निकालेंगे, क्योंकि इतनी कम एज में इतना नॉलेज होना बहुत ही अच्छी बात होती है। बाकी अब आप लोगों का कोई अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हैं। जी, किसी पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी प्रकार के डाउट हो, चाहे किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से या फिर इन जनरल कोई भी, तो वो पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैंने आईआईटी गांधीनगर से बीटेक किया 2008 to 12 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 1 साल तक जॉब किया, फिर मैं दिल्ली आया और 4 साल तक तैयारी की। मैंने 6 अटेम्प्ट दिए और उसमें 4 बार इंटरव्यू दिया, और उसमें 3 बार इंटरव्यू दिया और उसमें 2 बार सेलेक्ट हुआ। पहले इंडियन पोस्टल एंड टेलीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस था, उसके बाद फिर मुझे 6ठे अटेम्प्ट में मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ, और ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। तो अगर जैसे किसी को मैथमेटिक्स के बारे में पूछना हो, किसी पेपर के बारे में या इन जनरल, एक और बात कहना चाहूंगा कि जो अभी स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन का, उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो मेंस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो कभी भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप जैसे कम्युनिकेशन में थोड़े वीक हैं या मतलब उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं होगा, एक सामान्य होगा या तो फिर मे बी वीक साइड ही होगा। तो मेंस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। मान के चलिए कि 80% वेटेज मेंस एग्जामिनेशन का होता है और 20% जो होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू का होता है। तो आपका फोकस मेंस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और बाकी ये ग्रेजुअली धीरे धीरे जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो इंटरव्यू पार्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, उसको धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए। लेकिन जो मेंस के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो जीएस के हो, चाहे आपके ऑप्शनल हो और ऐसे हो, ये पूरा जो आपकी रैंक लाएंगे ये बेसिकली ऑप्शनल, ऐसे और मतलब मेंस ही लाएगा। इंटरव्यू में क्या है कि मान लीजिए हमारा बहुत अच्छा इंटरव्यू जाता है, फिर भी हो सकता है कि जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको आप अच्छे नहीं लगे, तो मे बी आपका स्कोर वेरी भी कर सकता है, 180 भी आ सकता है, 160 भी आ सकता है, 140 भी आ सकता है। बट मेंस में मेरे ख्याल से आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उस दिन, तो उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो मेंस की पढ़ाई पे भी फोकस कीजिए, प्रीलिम्स पे भी कीजिए। जैसे जो अभी एग्जाम दे रहे हैं तो उनको मतलब प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर देना चाहिए। तो किसी एक चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, जो एग्जाम की डिमांड है ना उसके अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर मेरे बारे में कुछ बताइए कि मैंने खुद को मतलब कितना रिप्रेजेंट किया, कितने अच्छे से बोला, फिर मुझमें अभी क्या कमियां रही, इस बारे में कुछ बताइए। एक तो जैसे मैंने बाकी दूसरे लोगों के बारे में बताया कि हम एक एक दो दो लाइन खाली ना बोल लेते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए।
बस आपको जैसे 3-4 मिनट का टाइम दिया है, तो आप ना किसी एक क्षेत्र में ही बोलिए कि मुझे एफडीआई के बारे में बोलना है, या इसका किसी सेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हमारे मतलब हमारे जो ऑटोनॉमी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके किसी एक क्षेत्र में बोलती तो काफी ज्यादा अच्छे से हो सकता था। ये मतलब मेन था। बाकी आपकी स्पीड वगैरह अच्छी थी, थोड़ा सा आई कांटेक्ट वगैरह और बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी, मतलब प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 18-19 साल के आप लोग हैं, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। मतलब मेरा ये सुझाव है कि अभी इस पे बहुत ज्यादा मतलब फोकस मत कीजिए कि अभी आपका कल इंटरव्यू है और आज आप मतलब बिल्कुल नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत टाइम है, धीरे धीरे करके एक एक चीजें सुधारिए अपनी, कोई जरूरी नहीं है, एक एक चीजें करके बहुत टाइम है, ठीक है। और ऐसे बहुत दिक्कत भी नहीं किसी को, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को पूछना है तैयारी संबंधित, कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो और या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो कंफ्यूजन हो किसी पॉइंट पे। सर जैसे मेरा सवाल है कि जो है जैसे हम लोग सोचते हैं कि ऑफिसर बनने के लिए ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, तो जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो फिर आईएएस ऑफिसर बनने के लिए डिसीजंस बहुत सारे लेने पड़ते हैं। तो ऐसी क्वालिटीज अगर हमें लगता है कि नहीं है तो क्या हम बन सकते हैं, तो थोड़ा डाउट होता है। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे में अभी भी वो क्वालिटीज नहीं है, फिर भी बन गया और आगे भी ऐसा कुछ हो नहीं है, हमारे बस मन में होता है। जैसे कि आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, वो भी तो एक डिसीजन ही है ना। आपने अब इतनी कम उम्र में इतने बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे एक कैरियर चॉइस करना है, जो कि एक एग्जाम है जो कि काफी टफ है, मतलब अपने में से 0.1% से कम लोग ही इसको क्लियर कर पाएंगे। तो आपका ये डिसीजन क्या कम है, मतलब एक जो नॉर्मल डिसीजन होता है। और बेसिक चीजें होती है कि काम करने की प्रवृत्ति और कमिटमेंट, ड्यूटी, लोगों को कैसे हैंडल कर पाते हैं, अपना तो बस वही काम है। ये नहीं है कि मतलब मैनुअल काम तो है नहीं अपना, लोगों को कैसे मैनेज करना है, बस ये काम है। तो धीरे धीरे करके सारे चीजें सीख जाएंगी जैसे जैसे आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप में क्वालिटी नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मुझ में तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो कि मतलब मुझे आईएएस बना देगा या फिर एज ए आईएएस में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट धीरे धीरे वो प्रोसेस है, जैसे जैसे जरूरत होगी वो आप कर पाएंगे। आपने 10th पास किया, 12th पास किया, फिर घर में भी बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, तो आप तो उन पे फोकस कीजिए कि एक तरह से पूरा जो दिन होता है उसमें कितने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये डिसीजन उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस वैसा ही है, थोड़ा सा स्केल इसका में भी ज्यादा हो, बट लोगों को कैसे हैंडल करना है, बस यही सब होता है। ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। सर बाकी और आप बताना चाहें कुछ हमारी वीकनेस जो बहुत हमें सुधारने की जरूरत है। मैंने फीडबैक दे दिया था। मैं आपको भी जैसे कि एक 2-3 चीज और बताना चाहूंगा कि आपने अभी जैसे एग्जाम की शुरुआत की है, अभी शायद आप लोगों में से कोई एक अपीयर भी नहीं हुआ होगा प्रीलिम्स में भी, तो अभी जैसे शुरुआत है, आप जो एनर्जी है अभी इसको बनाए रखिएगा। मे भी किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 3 साल, कोई हो सकता है कि बीच में ना छोड़ने की नौबत आता, तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही होगा। बट ये एनर्जी पूरा बना के रखिएगा। और अलग अलग जो भ्रमित करने वाले पक्ष आते हैं ना, जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कभी मिलेंगे तो वो आपको भ्रमित करेंगे कि आप कोचिंग करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन इन सब से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने एक इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी, जैसे कि मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, पिछले सेशन हुआ था आकाश सिंह जी का, उनकी कुछ अच्छी बातें लगी होंगी, तो उनको इंक्लूड करते हुए आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे प्रीलिम्स ऐसे तैयार करना है, मेंस ऐसे तैयार करना है, और पर्सनालिटी टेस्ट को ऐसे धीरे धीरे करके इंप्रूव करना है। अपनी खुद की स्ट्रेटजी, बाकी लोगों से मतलब एलिमेंट लेते एक एक दो जो आपको अच्छे लगे, पसंद आए, तो वो लेते हुए कि खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। और इसको मतलब एक काइंड ऑफ मैराथन है एग्जाम, क्योंकि 2-3 साल लगते हैं। अगर आप लोग 2021 का भी एग्जाम देंगे, 2022 में रिजल्ट आएगा, तो मिनिमम आज से 2 साल तो लगभग लगेंगे। तो वो एनर्जी और इंथुसियाज्म हमेशा बनाए रखिए। कभी भी मतलब दूसरों से कंपेयर ना कीजिए कि कोई होगा जैसे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता होगा या कोई दूसरे एस्पेक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं कीजिए। अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, और इसमें बहुत तेज होना या मेरिटोरियस होना भी बहुत जरूरी नहीं है, बट मेहनत करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन की डिमांड है कि आपको पहले तो प्रीलिम्स क्लियर करना है, फिर मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए आपके जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आपका नॉलेज
नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास एक फिक्स टाइम मिलता है 3 घंटे। 3 घंटे में आप जितना ज्यादा अच्छे से लिख पाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे आप 5 या 6 लोग हैं, इसमें से डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है कि एक ऐसा कैंडिडेट होगा जो बहुत अच्छे से बोल पाता है, मतलब उसको सारी चीजें पता भी है, लेकिन वो एग्जाम के दिन विद इन 3 घंटे में वो जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो हालांकि वो बहुत अच्छे से जानता है, लोगों को समझा सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो लिख नहीं सकता 3 घंटे में या लिमिटेड टाइम अपनी बातें कह नहीं सकता, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा जो एम होना चाहिए वो हमेशा यही होना चाहिए कि जो लिमिटेड टाइम है उसमें हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। आपको जब घर पे टेस्ट सीरीज देते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, या मॉक टेस्ट हो इंटरव्यू का, तो ये मान के चलिए कि ये ही मेरा फाइनल टेस्ट है और हर कोई मतलब वही माहौल है, मतलब इन्वायरमेंट एकदम वही है कि 3 घंटे में ही देना है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, फोन नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपको एक्चुअल आपका इवेल्युएशन है वो पता चल पाएगा। और एग्जाम जो है फिर वो प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरा पहली बार एग्जाम में अपेयर हो रही हूँ, तो वो डर नहीं रहेगा। आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप जितनी बार मेंस की या प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज देंगे और एकदम एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में, तो वो उससे बेहतर होगा। बाकी जैसे सरदार पटेल स्टूडेंट प्रोग्राम है, तो इन लोगों से भी आपको लगातार गाइडेंस मिलता रहता है। अपने जो रिसेंटली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो भी आते हैं और अमरीश कुमार जी भी आपको धीरे धीरे चीजें बताते रहते हैं। तो इन सब का भी आपको बेनिफिट मिला था। हमारे टाइम पे ऐसा कोई चीज नहीं था, तो हमारी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हो पाई कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसको कहाँ से पढ़ना है। तो इन सब चीजों के में आप लोग थोड़े से मतलब सही है। इंटरनेट भी है आपके पास, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मतलब आपको घर बैठे सब कुछ मिल सकता है। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग बहुत मेरिटोरियस हो, 10th 12th में आप जिले में टॉप किए हो या स्टेट में टॉप किए हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट आपकी मेहनत है। जैसे अभी रैंक 3 आई थी प्रतिभा वर्मा जी की, तो उन्होंने भी 2-3 बार दिया, मेहनत किया, उसके बाद अभी आई। पहले मेहनत थोड़ा कम किया होगा इसलिए उनकी भी रैंक पीछे आई थी, या फिर पहले सिलेक्ट भी नहीं हुए थे। तो ये बस मेहनत का खेल है। इसमें मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड या 150 IQ टाइप लोग का होना जरूरी नहीं है, बस मेहनत है इसमें, बस यही कहना चाहूंगा। सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी। पूछिए। सर मैंने मतलब ज्यादा माना जाता है कि ये प्रीलिम्स या मेंस के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी क्या डिफिकल्टी होती है, या फिर उनको किस प्रॉब्लम का ज्यादा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को, या हम उससे कैसे ज्यादा अच्छे से निपट सकते हैं? हम मतलब हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, जहां तक प्रीलिम्स की बात है, प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आता है, और मतलब मेंस का भी आता है। बट अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं होती। आजकल जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, जैसे विजन IAS हिंदी में आता है, उतनी अच्छी क्वालिटी आती है जितनी इंग्लिश की आती है। तो प्रीलिम्स की जहां तक बात की जाए तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन मेंस की बात की जाती है तो थोड़ा कुछ हद तक होता है कि जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हमारी स्पीड उतनी नहीं बन पाती जितनी कि अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। और थोड़ा सा ऐसा परसेप्शन भी बना हुआ है कि थोड़े से मार्क्स कम मिल रहे हैं, मतलब हिंदी माध्यम में, चाहे GS में हो, चाहे कुछ ऑप्शनल हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो हल्का सा है। बट इसको आप मन में बना के मत रखिए। मन में बना लेंगे तो फिर आपको हमेशा सताएगा कि मैं मेहनत तो इतना कर रही हूँ लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसको मन से बस निकाल दीजिए। थोड़ा सा है डिसएडवांटेज, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़ेगा। ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि 2016 में जब मैं पहली बार सेलेक्ट हुआ था तो उस टाइम टॉप 100 में 10-12 लोग थे जो कि IAS बने हिंदी माध्यम से। कुछ लोग हिंदी लिटरेचर थे, कुछ लोग ऐसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट ऐसा उसको मन में बना के मत रखिए। ये मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना है, ठीक है। बाकी अब जो स्टडी मटेरियल्स है वो लगभग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लगभग सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। सर मैं इसी में एक निजीकरण पे, जो रेलवे का निजीकरण बात हो रही है, इसमें एक मैंने पढ़ा कि इसमें निजीकरण नहीं, पीपी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मतलब उसको लाने की कोशिश की जा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये मैटर कहाँ तक सही है? देखिए, इंडिविजुअल पर तो मैं नहीं कहूंगा। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगा कि ये मतलब पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी?
आप में से कोई अगर आंसर कर पाए तो, पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? भारतीय अर्थव्यवस्था में शायद उसकी आय में कमी हो रही है, इस वजह से। तो अच्छा, नहीं, जो बेसिक चीज आप सोचेंगे ना कि पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे समाज में जैसे अलग अलग लोग हैं, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। तो अब मान लीजिए सारा चीज अगर प्राइवेट पे हम छोड़ दें, तो मे बी जो हमारे जिनके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है वो कुछ कर ना पाए, मतलब भूखों मरने की मे बी आ जाए हालत उनकी। तो इसके लिए जब आजाद हुआ तो बहुत ही इनइक्वालिटी थी, अभी भी आज भी इनइक्वालिटी है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सोशल इनइक्वालिटी है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ कुछ सेक्टर्स को चुना जिसमें मतलब अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो तभी जाके मतलब बाकी सब लोगों के साथ जस्टिस किया जा सकता है। तो कुछ कुछ सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में किया, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन, क्योंकि अगर हेल्थ एंड एजुकेशन उस टाइम अगर प्राइवेट के हाथों में छोड़ देते तो हम जैसे लोग या जो सामान्य परिवेश से आते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो आज इतना एम्पावर्ड नहीं फील करते, इतना उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जो बात होती है, तो वैसे आइडियली सारी चीज ना प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट वहां पे इंटर करती है जहां पे प्राइवेट सेक्टर उसको इफिशिएंटली, मतलब सारे जो सोसाइटी के लोग हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, उन सबको अगर इक्वली अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती तो वहां पे हम पब्लिक सेक्टर आती है कि यहाँ पे इंटरवेन करती है। अगर हमने यहाँ पे इंटरवेन नहीं किया तो हमारे जैसे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए वहां पे इंटर करनी पड़ती है। तो आइडियली तो सारा जो चीज होना चाहिए ना प्राइवेट सेक्टर में ही होना चाहिए, ओपन कॉम्पिटिटिव एकदम सबके लिए एकदम खुला होना चाहिए। बट क्योंकि अमीरी गरीबी है इसलिए थोड़ा सा सरकार सोशल ऑब्जेक्टिव के नाते सोचती है कि यहाँ पे इंटर किया जाए। तो इस हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि जरूरत ही क्यों पड़ी इस चीज की। क्वेश्चन जो करने वाला वो होता है ना कि व्हाई, हाउ, ऐसा क्यों है, मतलब गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया, अभी क्यों कर रही है, बस इस हिसाब से आप सोचिए, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन शायद हो चुके हैं, जी जी। या अभी किसी को बाकी है कुछ पूछना? मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। मैं अब अंजलि वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने वोट ऑफ थैंक्स के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करें। Thank you, sir, for giving me such opportunity. I would like to express my gratitude towards Ram Prakash sir and Amresh sir for giving us this wonderful opportunity to present our views on the topic privatization of public sector in India. And we also like to thank you, all of you, giving their valuable time and listening to our views. I also learned a lot from all of your opinions, and which really helped me in improving my view on this topic. Once again, thank you so much, sir. Thank you so much, Thank you, all of you. all the best. Thank you.